जय हिंद साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के लिए आज का हमारा मॉक टेस्ट नंबर 5वां है और आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिए ताकि आप लोगों का कंप्लीट तैयारी हो सके। तो गागर में सागर ये हमारा बैच चल रहा है। हमारा 1 घंटे के ही अंदर सारे टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो जाते हैं। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आप लोग देखिए सेल्फ स्टडी कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप सिलेक्शन के नज़दीक जा सकते हैं और अच्छा स्कोर अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए साथियों, इसी के साथ शुरू करते हैं और सबसे पहले हम हिंदी देखेंगे। हिंदी के बाद हमारा रीजनिंग के बाद जीके के बाद कंप्यूटर और कंप्यूटर के बाद यूपी जीके। तो 1 घंटे का यह वीडियो होता है। बस आप किसी तरह से टाइम निकाल कर 1 घंटे का यह वीडियो देखिए। आप यकीन नहीं मानेंगे कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जो है अच्छा स्कोर जो है एग्ज़ाम में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। तो पहला है कि यहाँ पर आपका पूछ रहा है दिव्यागम का सही संधि विच्छेद क्या होगा। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर दूं ताकि आप सबको जो है पढ़ने में आसानी हो। तो यहाँ पर कह रहा कि दिव्यागम का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला ही हमारा हो जाएगा देवी प्लस आगम। क्या हो जाएगा? देवी प्लस आगम। और यहाँ पर अगर साथियों आपसे पूछी जाए इसमें संधि कौन सी होगी, इसमें हमारी यण संधि होगी। कौन सी? इसमें हमारी यण संधि होगी। और आगे देखिए यहाँ पर श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी का जो है यहाँ पर पहचान करना है। तो यहाँ पर देखिए आपका एक छोटा कुल और एक बड़ा कुल दे रखा है। रात्रि और निशा, अभिलाषा, इच्छा, किरण का रश्मि दे रखा है। तो यहाँ पर श्रुति सम युग्म का भिन्न अर्थ वाला सही जोड़ी का पहचान करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। एक कुल का अर्थ होता है खानदान। क्या होता है? एक कुल का अर्थ होता है आपका खानदान। एक कुल का अर्थ होता है आपका खानदान और दूसरे कुल का अर्थ जो आपका होता है वह क्या होता है? तो किनारा। क्या होता है साथियों? किनारा यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हमसे सही जोड़ी पूछा जा रहा था, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आपका कुल और आपका एक बड़ा कुल दे रखा है। ये आपका एक कुल का अर्थ है आपका खानदान और दूसरे जो आपका बड़ा कुल दे रखा है इसका अर्थ होता है किनारा। आगे देखते हैं और यहाँ पर देखिए फिर कह रहा है कि अभय और उभय शब्द युग्म का सही अर्थ आपको बताना है। तो एक अभय का अर्थ क्या होता है और एक आपका उभय का अर्थ है, इनमें युग्म का सही अर्थ क्या निकलेगा। तो इसमें भी देखिए साथियों पहला ही ऑप्शन हो जाएगा अभय। कभी भी आप देखेंगे तो आप देखिए रामायण या महाभारत देखिए, उसमें आपका अभय प्रदान किया जाता है। जब किसी को क्षमा किया जाता है तो अभय प्रदान किया जाता है। एक अभय देखिए आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभय का अर्थ आपका हो जाएगा यहाँ पर अभय और निर्भय दोनों होगा। जबकि अब देखिए यहाँ पर हवा और अग्नि दे रखा है। यह सही अर्थ वाला युग्म शब्द आपका अनिल और अनल होता है। क्या होता है? अनिल और अनल होता है। तो यहाँ पर निर्भय आपका अभय और उभय का जो हो जाएगा तो आपका निर्भय दोनों हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर बढ़ते हैं। चौथा नंबर लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द बताना। किसका? तो यहाँ पर लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लक्ष्य के अनेकार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं? तो लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द का आपका कौन सा होता है? तो देखिए साथियों एक तो आपका निशाना होता है। क्या होता है? निशाना होता है। निशाना के बाद आपका एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बाद आपका ध्येय होता है। क्या होता है? ध्येय होता है। आपने ध्येय कोचिंग का नाम सुना होगा। ध्येय होता है और एक आपका गंतव्य होता है। क्या होता है? गंतव्य होता है। इस तरह से आपका गंतव्य लिखा जाएगा तो एक आपका गंतव्य होता है। तो साथियों हमारा इसमें भी ऑप्शन नंबर देखिए ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट होता है। आगे पढ़ते हैं 5वां नंबर और कह रहा कि हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची बताना है यहाँ पर। तो हिरण्यगर्भ के आपके बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं और देखिए हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची होता है यहाँ पर ब्रह्मा। क्या होता है? ब्रह्मा। और यहाँ पर ब्रह्मा को हम क्या क्या कह सकते हैं? तो आपने सीरियल देखा होगा, चाहे आप रामायण देखिए चाहे महाभारत देखिए, उसमें ब्रह्मा जी को पितामह क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? पितामह कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? स्वयंभू। जो स्वयं से जन्मा हो उसे स्वयंभू। और क्या कहेंगे? चतुरानन। किसका? चतुरानन। जिसकी 4 सिर हों यानी चतुरानन। और आपका श्रेष्ठा, जिसने सृष्टि की रचना की हो, श्रेष्ठा हम इन्हें कहते हैं प्रजापति, यानी प्रजा के जो मालिक हैं अर्थात प्रजापति इन्हें हम कहते हैं। और एक और हम कहते हैं साथियों जैसे कमलासन। क्या ब्रह्मा जी आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी कहाँ पर विराजमान है? तो कमल पर। इस वजह से इन्हें हम कमलासन भी कहते हैं। हंसावाहन क्या होता है? हंसावाहन भी हम इन्हें कहते हैं, हंसावाहन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पर? आतंभु कहते हैं।
और अगर विष्णु की बात करें साथियों, देखिए यहाँ पर विष्णु भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर पहले में ही दे रखा है, विष्णु भी दे रखा है। और विष्णु का देखिए क्या क्या होता है। तो विष्णु की बात करेंगे, जैसे हम कहते हैं जनार्दन कह दिए, और चक्रपाणी यानी जो चक्र को धारण करते हैं, मुकुंद भी कह सकते हैं हम विष्णु को, नारायण भी कह सकते हैं, गरुड़ ध्वज भी कह सकते हैं, क्योंकि यह इनका जो है गरुड़ इनका वाहन है। और महेश देखिए साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है महेश। तो महेश का भी पर्यायवाची, जैसे आप जानते हैं महेश को शिव हम भी कहते हैं। उमापति जो उमा के पति हैं, महादेव यानी जो आपका महान है देवताओं में, उन्हें हम महादेव कहते हैं। त्रिपुरारी भी इन्हें हम कहते हैं। देवादि महादेव भी इन्हें हम कहते हैं। मदनारी भी कहते हैं। चंद्रमौली भी इन्हीं को कहते हैं। अब देखिए गणेश का भी हम पर्यायवाची जान लेते हैं। गणेश के जैसे हम आपका विद्य विनाशक भी कहते हैं, गणपति भी कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं, एक दंत इन्हें कहते हैं, विनायक जो है गणेश जी को कहते हैं, गजानंद भी गणेश जी को कहते हैं। तो साथियों इतना हमारा जो है देखिए 5वें नंबर से ही हमारा इतना सारा क्लियर हो गया। आगे देखिए 6 नंबर है, और पाटल का अर्थ यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पाटल का यहाँ पर अर्थ पूछा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर बात करेंगे, पाटल का अर्थ आपका गुलाब होता है। क्या होता है यहाँ पर? पाटल का अर्थ यहाँ पर गुलाब होता है। शेष आपका जो विकल्प दे रखा है वह सब आपके जो है असंगत हैं। क्या है? ये सब शब्दों का यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है, सब आपके असंगत दे रखे हैं। आगे देखिए यहाँ पर 7वां नंबर है, और कह रहा है कि महात्मा शब्द का सही विलोम आपको बताना है। क्या बताना है? महात्मा। देखिए देख रहा 7वां नंबर प्रश्न में दे रखा है, महात्मा शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? तो महात्मा का सही विलोम आपका दुरात्मा होता है। कहाँ दुरात्मा दे रखा है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, दुरात्मा होता है। और यहाँ पर बात करें दुर्जन का, अगर विलोम हमसे पूछा जाए तो दुर्जन का देखिए सज्जन होगा। सज्जन होगा। क्या हो जाएगा? सज्जन होगा। आपने जो है करण अर्जुन में फिल्म में देखा होगा, अमरीश पुरी का नाम क्या हो जाता था? दुर्जन। तो इसी में आपने देखा होगा आपका दुर्जन का क्या हो जाएगा? यहाँ पर सज्जन हो जाएगा। और महात्मा का हमसे पूछा जा रहा था तो यहाँ पर दुरात्मा हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा कि यहाँ पर प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग यहाँ पर पूछा जा रहा है। प्रत्याशा, तो देखिए उपसर्ग वह होता है जो वाक्य के आगे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए प्रति, यहाँ पर क्या देखिए, अब अगर जब प्रत्याशा आप कई बार बोलेंगे ना, प्रत्याशा प्रत्याशा, तो आपका प्रति यहाँ पर उपसर्ग निकल के आएगा, और आशा इसमें आपका मूल शब्द है। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा? प्रति हो जाएगा। और आगे देखिए 9वां नंबर है, खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? तो देखिए यहाँ पर खिचड़ी की बात करेंगे। खिचड़ी हमारा देश का एक बहुत अच्छा व्यंजन है, और खिचड़ी अच्छी चीज़ होती है। यहाँ पर बात करेंगे, देखिए अगर ये हमारे देश का है तो आपका देशज ही हो जाएगा। और जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, देखिए अगर देशज की बात पूछा जाए, अगर देशज की व्याख्या आपसे पूछी जाए, तो जिसकी उत्पत्ति का कोई पता ना हो, यह स्थानीय लोगों द्वारा आवश्यकता अनुसार समय समय पर यह बोला जाता हो, तो उसे हम देशज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर 9 का करेक्ट होता है। 10वां देखिए, 10वां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पर विदेशी नहीं है? तो विदेशी नहीं है, यहाँ पर बात करेंगे साथियों, तो कमर दे रखा है, कमरा है, कमेटी है, और क्या दे रखा है? आपका कान दे रखा है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए कान क्या हो जाएगा? कान। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर आपका कमरा हो गया, कमेटी हो गया, और ये सब क्या है? तो आपके विदेशी हैं। कान क्या है? कान आपका विदेशी शब्द नहीं है। क्या है? ये आपका एक तद्भव शब्द है। क्या है? कान आपका एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है साथियों? तद्भव शब्द है। आगे हम बढ़ते हैं 11 नंबर, कह रहा कि दुब्राहु सो दशरथ आजिर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर देखिए आपका आजिर को यहाँ पर रेखांकित कर रखा है, और इसी का आपको शब्द का अर्थ पूछा जा रहा था। ऑप्शन में आपको बूढ़ा दे रखा है, अमर है, आंगन है, और ज्वर रहित है। ज्वर रहित यानी बुखार रहित। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों, आपका 11 नंबर है, और 11 नंबर में हमारा हो जाएगा आंगन। क्या हो जाएगा? आंगन। आजिर का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? तो देखिए दुब्राहु सो दशरथ आजिर बिहारी में रेखांकित शब्द आपका जो है आजिर का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर आंगन होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर विकल्प नंबर यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है? ये आपका सी विकल्प है, तो सी विकल्प हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे 12 नंबर, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो कर्ता है, कर्म है, करण है, या पदान है? तो वह घर से बाहर गया वाक्य में आपका देखिए वह कहीं ना कहीं अलगाव हो रहा है। वह घर से बाहर चला गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर अपादान हमारा अलगाव के लिए यूज होता है। तो अगर यहाँ पर अलगाव का भाव होता है, वहाँ पर हमारा सदैव साथियों अपादान कारक होता है। अलगाव के कारण
अगर हम तुलना करें, भिन्नता करें, आरंभ करें या सीमा आदि यहाँ पर अगर शब्द आए तो यहाँ पर अपादान कारक हमेशा हमें आपको लगाना है, ये आपको जो है ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 13 नंबर है। 13 नंबर देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है, तो जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो अजात शत्रु। क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। विकल्प ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट होता है। और अज्ञे कैसे कहते हैं, अज्ञे, तो अज्ञे देखिए जिसे जीता ना जा सके, क्या हो जाएगा, तो अज्ञे देखिए अजय दे रखा है ना, अज्ञे नहीं आपका सॉरी अजय दे रखा है। अजय किसे कहते हैं, तो जिसे जीता ना जा सके। और यहाँ पर देखिए विकल्प नंबर बी में दे रखा है आपका शत्रुजयी। शत्रुजयी किसे कहते हैं, जिसने शत्रु को जीत लिया हो। क्या कहेंगे, तो जिसे शत्रुजयी किसे कहेंगे, तो जिसने जो है शत्रु को जीत लिया हो। और यहाँ पर देखिए शत्रुविहीन दे रखा है, इसका क्या अर्थ होगा, तो देखिए शत्रुविहीन का अर्थ होता है जिसका कोई शत्रु ना हो या दुश्मन ना हो। तो यहाँ पर विकल्प नंबर देखिए हमारा सी विकल्प यहाँ पर हमारा राइट होता है। और 14 नंबर है यहाँ पर, भूतकाल के यहाँ पर कितने भेद होते हैं। भूतकाल, तो भूतकाल के यहाँ पर कितने भेद होते हैं, तो टोटल बात करेंगे साथियों, भूतकाल के यहाँ पर टोटल आपके छः भेद होते हैं। कितने, 6 भेद होते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे सामान्य भूतकाल। पहला जो हमारा होता है वह सामान्य भूतकाल होता है। दूसरा जो होता है हमारा आसन्न भूतकाल होता है। क्या होता है, दूसरा जो हमारा होता है वह आसन्न भूतकाल होता है। तीसरा जो होता है हमारा पूर्ण भूतकाल यहाँ पर होता है। क्या होता है, तीसरा जो आपका पूर्ण भूतकाल। चौथा जो आपका होता है अपूर्ण भूतकाल। क्या हो जाएगा, चौथा जो आपका होगा अपूर्ण भूतकाल होगा। अब पांचवा जो हो जाएगा वह संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। और लास्ट जो 6 नंबर होगा वो आपका हेतु आपका मदभूत काल होगा। क्या होगा, हेतु आपका मदभूत काल आप यहाँ पर होगा। तो आप जानते हैं कि हमारा भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं और 6 भेद मैंने आपको जो है यहाँ पर बता दिया है। आगे हम बढ़ते हैं और 15 नंबर यहाँ पर, निम्नलिखित में से आपका पुल्लिंग शब्द इसमें से नहीं है। तो पुल्लिंग नहीं है अर्थात स्त्रीलिंग होना चाहिए वो। जब पुल्लिंग नहीं है तो इसमें इसका मतलब आपका वह वाक्य स्त्रीलिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों, रत्न दे रखा है और क्या है, बचपन है आपका, और क्या दे रखा है, मोती है। ये सब क्या है, तो ये सब आपके पुल्लिंग हैं। क्या है, ये तीनों तो आपके पुल्लिंग हैं। और बात करेंगे जबकि आपको नकल दे रखा है, नकल क्या दे रखा है यहाँ पर, नकल आपका जो है स्त्रीलिंग में आपका सदैव प्रयुक्त होता है। तो नकल हो रही है, जैसे आप कोई बोर्ड एग्जाम देने जा रहे होंगे या कुछ आपका कंपटीशन एग्जाम देने जा रहे होंगे, तो आपने सुना होगा क्या लोग बोलते हैं, क्या नकल हो रही है, तो इसका मतलब वह स्त्रीलिंग होगा। देखिए यहाँ पर 16 नंबर है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है यहाँ पर, तो ऐसा यहाँ पर दे रखा है। देखिए वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए, तो ऐसा जो दे रखा है ये वाक्य कैसा है, तो क्रिया विशेषण है या विशेषण है, संज्ञा है या अव्यय है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। तो वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा जो है आपका रीतिवाचक अव्यय है। कैसा है, रीतिवाचक अव्यय है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार परिवर्तन नहीं आता है तो वह अव्यय कहलाता है। तो इतना आपको याद रखना है। बढ़ेंगे 17 नंबर की ओर। और यहाँ पर कह रहा है कर्म के आधार पर जो है क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 3 है। और कितना दे रखा है आपका, यहाँ पर 4 है, 6 है या आपका 2 है। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर बात की जा रही है, तो कर्म के आधार पर यहाँ पर टोटल 2 होता है। कितना होता है, टोटल 2 होता है। और कौन कौन सा, तो एक आपका साथियों अकर्मक क्रिया। कौन सा, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। और दूसरा जो आपका होता है वह सकर्मक क्रिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या इसे जो है घुमा के भी पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जलेबी में मिठास अधिक है। अब रेखांकित शब्द का आपको विशेषण बताना। तो यहाँ पर देखिए मिठास को यहाँ पर जो है रेखांकित कर रखा है और इसका विशेषण बताना है। तो क्या हो जाएगा, मिठाई हो जाएगा या मीठापन हो जाएगा या मीठा हो जाएगा या चीनी हो जाएगी। तो 18 नंबर है, तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों आपकी मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीठा हो जाएगा। अगर बात करेंगे जिलेबी में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द में मिठास जो आपका हो जाएगा वह भाववाचक संज्ञा को दर्शा रहा है। इसका अर्थ है जो है विशेषण जो निकलेगा वह मीठा निकलेगा साथियों। तो अगर क्लास पसंद आ रही हो तो ज़रूर अपने भाई को सपोर्ट करें। बस सपोर्ट के तौर पर आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक जाए
और आप अपनी तैयारी जो है कंप्लीट कर पाएँ। बस आप एक लाइक करते हुए आगे बढ़ें। आगे देखिए 19 नंबर है और निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द आपको यहाँ पर चुनाव करना है। तो जीजी वीसा आपका कैसा लिखा जाएगा? कैसा लिखा जाएगा? जीजी वीसा आपका कैसा लिखा जाएगा? अगर वर्तनी के हिसाब से देखा जाए तो आप देखिए यहाँ पर विकल्प नंबर डी आपका जीजी वीसा जो आपका दे रखा है ये आपका सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन यहाँ पर संघर्षी है? तो अब बात करेंगे संघर्षी व्यंजन क्या होते हैं। अब बात पूछी जा रही है प्रश्न में संघर्षी व्यंजन, तो जिन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु को न तो स्पर्श ध्वनियों के समान पूर्ण अवरोध होता है, न स्वरों के समान आपका निर्वाह प्रयुक्त होता है, वायु का निर्गन जो होता है वह घर्षण के साथ होता है, वहाँ पर हमारा संघर्षी व्यंजन होता है। संघर्षी व्यंजन में हमारे क्या क्या आते हैं, जैसे आपका सलगम वाला स हो गया, और ये आपका षटकोण वाला स हो गया, और आपका एक सहायक वाला स हो गया, और एक आपका है हो गया। क्या हो जाएगा? है हो जाएगा। तो इसमें आपका उसमें संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो साथियों यहाँ पर आपने देखा ही होगा। तो 20 नंबर में बात करेंगे, देखिए आपका है दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर पहले में। और 21 नंबर है नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागा अर्जुन का यहाँ पर वास्तविक नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए नागा अर्जुन का जो वास्तविक नाम था वह वैद्यनाथ मिश्र था। क्या था? वैद्यनाथ मिश्र था। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। और इनको पत्रहीन नग्न गाछ नामक मैथिली रचना के लिए और साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए इन्हें जो है जाना जाता है, और इन्हें यह पुरस्कार जो है प्राप्त भी हो चुका है। बात करेंगे साथियों गद्यांश की, और गद्यांश आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि गद्यांश आपको 5 नंबर आपको जो है शुद्ध आपको मिलेंगे। और कह रहा है कि निर्देश दे रखा है और दिए गए निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब गद्यांश पढ़ते हैं जल्दी से। कह रहा आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं, और ब्राह शिष्टाचारों से खुशी से प्राप्त होती है, किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। यह यादों और अनुभूतियों का वह भंडार घर है जहाँ हमारे अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों की संग्रहित करके रखता है। यह बहुत ही बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आगे देखते हैं। आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा, और ब्रह्मा मन को कुछ देर के लिए शांत और स्थिर गतिमान कीजिए, और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों अनुभूतियों को मिटाकर अपने लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती के निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यह आज्ञा देते रहिए, और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सरोवर कर देगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो साथियों कितना अच्छा गद्यांश था, और आप देखिए आपके लाइफ से ही यह गद्यांश था। आज तक आपने बहुत गद्यांश पढ़ा, लेकिन यह गद्यांश आपको कुछ ना कुछ सीख दे के जाएगा। 22 नंबर है, जरा उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक को चयन कीजिए। तो यहाँ पर बात करेंगे आनंद की खोज के लिए, या अंतर मन यादों का भंडार घर के लिए, या अंतर्मन की शक्ति के लिए। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों गद्यांश के अकॉर्डिंग आनंद की खोज के लिए। किसके लिए? तो उपयुक्त गद्यांश के जो उपयुक्त शीर्षक है वह आनंद की खोज होगा। मनुष्य जो है मृत्यु उपरांत आनंद की खोज में आपका लगातार जो है रहता है। सच्चे या आत्मिक आनंद की अनुभूति मनुष्य को कैसी होगी, इसी का विश्लेषण उपयुक्त गद्यांश में जो है दे रखा है। अब बढ़ेंगे 23 नंबर में। कह रहा उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। कह रहा कि प्रश्न है, कह रहा कि अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे जो है मिलता है। तो ये आपको गद्यांश के अनुसार ही बताना है। तो गद्यांश के अनुसार हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? आत्मिक आनंद चिर अस्थायी होती है, जो मनुष्य को उसके अंतर्मन से प्राप्त होता है। मनुष्य का अंतर्मन नकारात्मक को मिटाकर सकारात्मक मन को शांति कर देता है, जिससे मनुष्य को आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यहाँ पर साथियों जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा 23 नंबर में राइट होता है। बढ़ेंगे आपका 24 नंबर में, और कह रहा उपरोक्त गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उसके सही सारांश को बताइए। तो आपने गद्यांश पढ़ा और आपको अगर सारांश पूछा जाए तो सारांश हमारा देखिए ऑप्शन नंबर ए हो यहाँ पर राइट होता है कि जब अंतर मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक
आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन को सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता है और अच्छी व सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। तो मन शांत होने से आनंद का जो है अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव का स्थायी हो जाता है। बढ़ेंगे 23 नंबर की ओर। 24 नंबर है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, यहाँ पर इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो 25 नंबर है और बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। क्या नहीं होता है? तो अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, मुहावरे का जो सही अर्थ हो जाएगा, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। बढ़ेंगे 26 नंबर की ओर। और कह रहा खिली, क्या कह रहा है? कह रहा खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर बात करेंगे उपमा। क्या है? देखिए, खिली हुई हवा फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में उपमा अलंकार है। जब किसी वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए तो वहाँ पर साथियों हमेशा उपमा अलंकार होता है। और कह रहा हास्य रस का स्थायी भाव क्या होगा? हास्य रस का स्थायी भाव यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हास्य दे रखा है, रति है, रौद्र है और क्या है? तो आपका रौद्र है और विभत्स है। तो क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए हास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर है 27 का ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट होता है। और बात करेंगे अब देखिए हास्य का, तो हमारा हास हो गया। और रति का क्या होता है? रति का हमारा श्रृंगार रस होता है। क्या होता है? रसी का। देखिए, अगर रस की बात करें तो टोटल हमारे 9 रस होते हैं। कितना टोटल अगर बात करेंगे साथियों, टोटल 9 रस होते हैं। और आपके टोटल जो है स्थायी भावों की संख्या जो आपकी कितनी होती है? टोटल आपके स्थायी भावों की संख्या भी 9 होती है और रस भी आपके टोटल 9 होते हैं, जिसमें आप बात करेंगे श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस और शांत रस। और आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 28 नंबर, निम्न में से कौन सा वाक्य यहाँ पर मिश्र वाक्य है? मिश्र वाक्य का आपको यहाँ पर उदाहरण पूछ रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका, देखिए, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो ये तो नहीं होगा। और अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, ये भी नहीं होगा। और वह पुस्तक राम की थी, यह भी नहीं होगा। और कह रहा है जब सवेरा हुआ तब, देखिए यहाँ तब लग गया, यहाँ पर डी विकल्प यहाँ पर, यहाँ पर राइट होता है कि तब हम लोग बाहर गए। मिश्र वाक्य है। इस प्रकार के वाक्यों में एक मुख्य आपका प्रधान होता है, वाक्य अन्य जो है उस पर आश्रित होते हैं या गौण होते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका की लग जाए, क्या लग जाए? की लग जाए, जो लग जाए, क्या हो जाए? की लग जाए, जो लग जाए, वह लग जाए, क्या लग जाए? वह लग जाए, जितना लग जाए, क्या लग जाए? वाक्य में जितना लग जाए या उतना लग जाए, यह सब किसके हैं? तो आपके मिश्र वाक्य के यह सब उदाहरण हैं। तो यहाँ पर कह रहा है ऋण मुक्त में कौन सा समास है? ऋण मुक्त। तो ऋण मुक्त यानी वह कहीं ना कहीं अलगाव यहाँ पर हो रहा है कि वह जो है क्या था? तो वह कर्जदार था यानी आपका ऋणी था, वह उससे मुक्त हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 29 नंबर में? तो आपका आपादान तत्पुरुष समास यहाँ पर हो जाएगा। और आपादान तत्पुरुष समास है, अगर इसमें आपका जो है आपकी विभक्ति पूछी जाए तो इसमें पंचमी कौन सी हो जाएगी? पंचमी तत्पुरुष आपकी विभक्ति हो जाएगी। और बढ़ेंगे आगे, 30 नंबर है और लास्ट प्रश्न होगा। उसके बाद जो है हम यहाँ पर रीजनिंग सॉल्व करेंगे। और कह रहा है जो पहले कभी ना हुआ हो, तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम अभूतपूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ, इसका एक शब्द होता है अभूतपूर्व। जबकि अद्भुत का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर अद्भुत देखिए दे रखा है वाक्य ऑप्शन नंबर ए में, तो जिसके विषय में आश्चर्य प्रकट हो वह आपका अद्भुत होता है। और अनुपम दे रखा है विकल्प नंबर डी में, तो अनुपम का क्या अर्थ यहाँ पर होता है? तो जिसकी कोई उपमा ना हो। और अपूर्व किसे कहते हैं? देखिए विकल्प नंबर सी में भी देखा अपूर्व दे रखा है, तो जो पहले हुआ हो उसे हम अपूर्व कहते हैं। तो ये हमारा जो है हिंदी यहाँ कंप्लीट होता है। और बढ़ेंगे हम सामान्य बुद्धि परीक्षण या रीजनिंग आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि देखिए कथन दे रखा है, कह रहा है कि सेना कर्मी यानी सैनिक बहादुर होते हैं, सभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे। और द्वेष क्या है? तो द्वेष जो आपका है एक सैनिक है। तो निष्कर्ष यहाँ निकल रहा है द्वेष रत्न प्राप्त करेगा। तो क्या है? सत्य है, गलत है और संभवतः सत्य होगा
या कह नहीं सकते हैं। तो देखिए किस तरह से प्रश्न बना रखा है 31 नंबर में। यहाँ पर साथियों हम बात करेंगे आपका सत्य है। क्या है यहाँ पर सत्य है कि देखिए कथन के अनुसार यहाँ कह रहा है कि सेनाकर्मी जो होते हैं, सैनिक होते हैं, वो तो बहादुर होते हैं। तो ये आपका सत्य है। तो तभी तो हमारे देश की रक्षा हो रहा है, तभी हम जो है अपने घरों में चैन की नींद सो रहे हैं, क्योंकि सेना जो है हमारी चारों तरफ से हमारे देश की रक्षा कर रही है, ताकि जो है हमारा देश जो है किसी तरह से आतंकवाद से ग्रस्त ना हो। तो यहाँ पर बात करेंगे जो है सभी सेना कर्मी रत्न प्राप्त करेंगे। और द्वेष द्वेष क्या है, तो द्वेष यहाँ पर कह रहे हैं ना, द्वेष एक आपका सैनिक है। इसका तात्पर्य यह निकलता है कि द्वेष जो है रत्न प्राप्त करेगा। तो निष्कर्ष हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। और यहाँ पर करें दी गई संख्याओं में से आपको एक भिन्न आपका छांटना है। यहाँ पर आपको एक भिन्न शब्द यहाँ पर छांटना है। तो देखिए 0 है, 7 दे रखा है, 26 है, 64 है और 124 है। तो इसमें आपको भिन्न छांटना है। अगर बात करेंगे साथियों क्या दे रखा है, 0 है और क्या है 7 है और 26 है और क्या है आपका 64 है और क्या दे रखा है 124 दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए आपका पैटर्न कौन सा लग रहा है। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, 1 का क्यूब कर दें, क्या कर दें 1 का क्यूब करके -1 कर दें, 1 का क्यूब करके -1 कर दें, तो हमें जो है 0 मिल जाएगा। उसी तरह के आपका 7 दे रखा है। अगर हम क्या कर दें यहाँ पर, तो 7 क्या है, तो हम अगर 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, 2 का क्यूब 8 का होता है, -1 कर दें, तब हमें जाके यहाँ पे 7 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ 26 दे रखा है, अब 26 क्या होता है, तो 26 देखिए अगर ये 3 के क्यूब के करीब है, तो 3 का क्यूब करके अगर हम -1 कर देते हैं, तो हमें 26 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। अब बात करेंगे देखिए 64 किसके करीब है, ये आपका देखिए आपका 4 के क्यूब के करीब है। 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। अब इसमें से अगर हम -1 कर देते हैं, तो हमें जो है नहीं तो हाँ देखिए क्या पूछ रहा था, हमसे भिन्न पूछ रहा था। तो देखिए यहाँ पे 64 तो दे रखा है, अगर इसमें से माइनस करते हैं तो हमें 63 जो है प्राप्त होगा। 63 तो हमें प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पे 64 दे रखा है, तो इसका मतलब हमें 64 यहाँ पे भिन्न है। आगे अभी देख लेते 124 दे रखा है। तो आप जानते हैं 5 का क्यूब आपका 125 होता है, माइनस करते 1, तो आपका 124 यहाँ पर जो है हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमसे भिन्नार्थक पूछ रहा था, तो भिन्नार्थक हमारा 64 हो जाएगा। बढ़ेंगे आगे, 33 नंबर है और कथन, और यहाँ पर कथन दे रखा है, कह रहा दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्रों के स्कूलों से निकालने के बारे में रिपोर्ट किया गया है, क्योंकि वह गरीब हैं तथा स्कूल के शुल्क को वहन नहीं कर सकते। सूचना है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में छात्र स्कूल छोड़ रहे हैं, क्योंकि वह गरीब हैं और स्कूल शुल्क वहन नहीं कर सकते हैं, यानी स्कूल की फ़ीस जो है अदा नहीं कर सकते, क्योंकि वह गरीब हैं। अब निर्णय क्या हमें लेना है, अब निर्णय इसके अनुसार क्या निर्णय लेना है, तो कह रहा है कि ऐसे छात्रों को स्कूल से पुनर्मिलाप के लिए सरकार को तुरंत एक कार्रवाई शुरू करना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है निर्णय। और निर्णय नंबर दूसरा यहाँ पर कह रहा है शुल्क जमा करने के लिए माता पिता को प्रेरित करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प यहाँ पर हमारा उचित होता है, तो साथियों यहाँ पर बात करेंगे केवल हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा ठीक लग रहा है। क्योंकि देखिए अगर दिल्ली में स्कूल के बच्चे स्कूल इसलिए छोड़ रहे हैं कि क्योंकि वह गरीब हैं, तो सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और बच्चों को पुनः स्कूल में लाने के लिए एक कार्यक्रम शुरू करना चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य यहाँ पर सुरक्षित हो सके। तो ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारे यहाँ पर जो है राइट होता है। और देखिए यहाँ पर फिर कह रहा है कि 34 नंबर है और कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दी गई सूची की प्रवृत्ति के अनुकरण करती है। तो विजुअल है, एवराइज है, आपका सेवर है और सेल्वेज है और आपका एसलीवा है। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों, अब विजुअल में अगर देखिए इस तरह से अगर बात करेंगे आपका अनुकरण करेगी, सूची का प्रवृत्ति का अनुकरण करेगी यानी आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर देखिए बी यहाँ पर पहले नंबर पे है। क्या है, बी यहाँ पर हमारा पहले नंबर पे है। कितने, पहले नंबर पे। और आपका एवराइज दे रखा है, तो बी हमारे यहाँ पर दूसरे नंबर पे। क्या है, बी की बात करेंगे साथी, यहाँ पर बी की बात करेंगे। और फिर देखिए साथी यहाँ पर सेवर में आपका जो है बी आपका तीसरे नंबर पे है। और फिर आपका जो है 1 2 3, और देखिए सेल्वेज में हमारा जो बी है वह चौथे नंबर पे है। किस पे, सेल्वेज में चौथे नंबर पे है। और इसमें आपका सेलिबा में हमारा 5वें नंबर पे है। किस पे, 5वें नंबर पे है। अब श्रृंखला का अंतिम शब्द आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर साथियों देखेंगे कि 6 नंबर पे हमारा बी किस में है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यानी बी ऑप्शन में हमारा 6 नंबर पे जो है बी है। यही विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। बाकी देखिए आपका बी तो आपका किसी में नहीं, इसमें आपका 5 ही अक्षर है। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें तो आपका भी है ही नहीं।
तो बी हमारा इसमें तीसरे नंबर पे दे रखा है, इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर राइट होता है। कह रहा है पी के का पिता है, किसका? तो यहाँ पर कह रहा है पी जो है वह के का पिता है। तो पी देखिए यहाँ पर पी जो है किसका? तो के का यहाँ पर पिता है। पी के का पिता है, जे एक्स की भतीजी है। कौन है? जे जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे जो यहाँ पर हो जाएगी जे जो यहाँ हो जाएगी वह एक्स की क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। फिर कह रहा है आर जे की माँ हो जाएगी। कौन हो जाएगी? आर जो हो जाएगी वह जे की माँ हो जाएगी। तो आर को हम यहाँ बना देते हैं, आर जो हो जाएगी वह जे की माँ हो जाएगी। ये पिताजी हो जाएंगे, ये पिता है और ये कौन है? ये जो है माँ है और ये क्या है? ये जो है भतीजी है, जे भतीजी है। अब फिर क्या कह रहा है? के एक्स का भाई है। के कौन है? तो के जो है देखिए के और एक्स क्या है? के एक्स का भाई है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पी के केवल 2 बच्चे हैं। पी के केवल 2 बच्चे हैं, तो पी के केवल 2 बच्चे तो यानी एक एक्स एक के हो जाएगा, एक आपका एक्स हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि क्या कह रहा है यहाँ पर? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स आर की साली है। एक्स यहाँ पर कहाँ पर है? तो एक्स यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, साली तो नहीं लगेगी। फिर कह रहा है बी विकल्प में एक्स के का भाई है। एक्स यहाँ पर है और के देखिए कहाँ पर है? तो के एक्स का भाई है। क्या कह रहा है कि एक्स के का भाई है। एक्स के का भाई नहीं, क्या कह रहा है? एक्स के का भाई है। तो यहाँ पर फिर कह रहा है पी एक्स का पिता है। तो सही है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है कि पी के यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक तो आपका के हो जाएगा, एक एक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब है पी जो है एक्स का पिता है। तो यहाँ पर सी विकल्प हमारे यहाँ पर राइट होता है। अब आगे आपको यहाँ पर निर्देश दे रखा है। कह रहा है कि प्रश्न में कथन दिया गया है जिसके आगे 2 निष्कर्ष निकलेंगे। आपको मानना है कि कथन सत्य है। भले देखिए यहाँ पर कह रहा है कि प्रश्न आकृति दे रखी है। क्या है? तो प्रश्न आकृति है और यहाँ पर फिर क्या कह रहा है आपका? यहाँ पर उत्तर आकृति दे रखा है। तो यहाँ पर कौन सी प्रश्न आकृति? तो यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर एक पेज लेकर इस कटिंग में आपका काटा गया है, फिर इस सेब में, तो अगली आकृति कौन सी प्राप्त होगी? तो यहाँ पर कोना जो है यहाँ पर हटाया गया है कोने को। तो आप यहाँ पर देखिए फिर इस तरह से आपका हुआ है। तो अगर अगला डायग्राम आपका कैसा होगा? तो यहाँ पर साथियों अगर बात करेंगे, देखिए जैसे इस कोने को, जैसे इस कोने को हटाया तो ये कोना हमें प्राप्त हुआ। क्या हुआ? जैसे आपका इस कोने को यहाँ पर काटा गया तो आपका इस तरह से सेब हमें प्राप्त हुआ। अगर इस कोने को यहाँ पर काटा जाएगा तो यहाँ पर देखिए इस ऐसा आपको जो है यहाँ पर जो है पेंच आपको जो है प्राप्त होगा। ये आप ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है राइट होता है। और आगे बात करेंगे 37 नंबर कथन है और निष्कर्ष है। और कह रहा है कि आपको दी गई जिन्हें 1 2 3 के नाम दिया गया है कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तय करें कौन सा कार्यवाहियाँ यहाँ दिए गए कथनों का अनुसरण करेगी। तो कथन कह रहा है दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। तो क्या कह रहा है? दिल्ली में प्रत्येक मानसून में बड़ी संख्या में लोग जो है डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर कह रहा है कार्यवाहियाँ शहर के नगर पालिका प्राधिकरण को बरसात के मौसम में डेंगू के रोकथाम और नियंत्रण के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। और सेकंड यहाँ पर कह रहा है कि दिल्ली के लोगों को बरसात के मौसम में अन्य शहरों में चले जाना चाहिए। और तीसरा कह रहा है लोगों को मानसून के दौरान मच्छर भगाने वाले साधन जो है प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जो है हमारा कार्यवाही के अनुसार कौन सा अनुसरण कर सकती है? तो विकल्प नंबर देखिए डी भी आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर साथियों बात करेंगे पहला और तीसरा। पहला कौन? तो शहर के नागरिक प्राधिकरण को बरसात के मौसम में, देखिए बरसात के मौसम में दिल्ली में डेंगू से पीड़ित हो जाते हैं, जिससे उन्हें मच्छरों को भगाने का सामग्री रखनी चाहिए। और नगर पालिका का दायित्व तो बनता है कि वह बरसात के मौसम में मच्छरों तथा अन्य होने वाली बीमारियों को रोकथाम के नियंत्रण के लिए जो है कठोर कदम उठाने चाहिए। तो पहला और तीसरा, यहाँ पर पहला और तीसरा देखिए ऑप्शन नंबर डी विकल्प में है, ये हमारा जो है राइट होता है। और यहाँ पर देखिए जिस पृष्ठ में 2 बिंदु हैं उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे? तो यहाँ पर बात ये देखिए, आप पासे को देखिए, पहला दूसरा तीसरा और चौथे 4 पासे यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ पर चारों पासों को आप देखिए, यहाँ पर पासा नंबर 3 देखिए कौन सा?
तो पासा नंबर 3 देखिए आपका, उसके बाद पासा नंबर 4, ये क्या है, तो आपके उभयनिष्ठ कॉमन है। क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन है, क्योंकि इसमें कॉमन क्या है, देखिए इसमें आपके 3 आपके डॉट हैं, और इसमें भी बात करेंगे, देखिए यार 3 डॉट नहीं, यहाँ पे आपका 1 डॉट यहाँ दिख रहा है और 1 डॉट यहाँ पर दिख रहा है, तो ये आपके उभयनिष्ठ हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे सही सतह का, अगर हम देखेंगे तो सही सतह, सतह नंबर तीसरे में, सतह नंबर तीसरे में देखेंगे 1, 2 और 3, क्या सतह नंबर में, और सतह नंबर चौथे में देखेंगे तो आपका यहाँ से उठाएंगे ना पहला, उसके बाद आपका फिर कितना है, इसमें आपका 6 डॉट हैं, तो 6 डॉट, इसके बाद आपका चौथा डॉट है 4 डॉट, तो हमसे कह रहा है कि कितने बिंदु होंगे, तो यहाँ बात करेंगे, देखिए 2 में आपका जो है 6 बिंदु होंगे। क्या होंगे, जिस पृष्ठ में 2 बिंदु हैं उसमें आपके ठीक सामने वाले में 6 होंगे। क्या होंगे, 6 होंगे। इस तरह से आपका पासा जो है निकाला जाता है। यहाँ पर तीसरे में देखिए उभयनिष्ठ हमने देखा, तो उभयनिष्ठ पहले में और जो है चौथे में उभयनिष्ठ मिल रहा है, यानी एक एक इसमें आपका जो है उभयनिष्ठ मिल रहा है। तो हमने क्या किया, आपका सतह नंबर जो है तीसरे में हमने देखा, तो यहाँ से हमने उठाया, सतह नंबर में 1 बिंदु मिला, फिर उसके बाद क्या मिला, तो यहाँ पर हमें 2 बिंदु मिला, और 2 बिंदु के बाद यहाँ पर कितना बिंदु मिला, फिर हमें 3 बिंदु मिला, और सतह नंबर हमने 4 में देखा, तो पहला हमें 1 मिला, हमें यानी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे फिर 6 मिलेगा, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, यानी 2 के बिंदु के विपरीत हमारा 6 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी विकल्प में है। आगे है, दी गई सारणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर प्रश्नवाचक मार्क आपके यहाँ पर दिख रहा होगा, पहले में ही आपका दिख रहा है। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों, यहाँ अगर क्या करें हम, यहाँ पर तो यहाँ पर पहले हम डायग्राम दूसरा सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, डायग्राम दूसरा सॉल्व करें। तो यहाँ पर अगर हम क्या कर दें, कौन सा ऑप्शन रख दें, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या कर दें, देखिए 6 को हम भाग दे दें किससे, 6 को यहाँ पर हम 2 से भाग दे दें, किससे, 2 से भाग दे दें। उसके बाद क्या करें, प्लस लगा दें, उसके बाद 11 और गुणे हम कर दें 2, क्या कर दें 2, 2 कर दें। तो यहाँ पर देखिए आपका इस तरह से यह सॉल्व हो रहा है, किससे, इस तरह से सॉल्व हो रहा है सीधा सीधा। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 6 में हम भाग देंगे, 2 3 6, ये आपका 3 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और 11 दूना कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो 22 और 3 हमारा कितना होता है, 22 और 3 हमारा जो है 25 होता है। देखिए यहाँ पर हमारा 25 आया हुआ है, क्या हुआ आया है, तो 25 हमारे यहाँ पर आया हुआ है। फिर उसी अनुसार हम निकालेंगे 8, देखिए 8 दे रखा है, 8 को हम पुनः 2 से डिवाइड करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे। फिर आपका दिख रहा है कितना दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, 6 को लेंगे, फिर इसे हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखते हैं कितना आता है, 2 को 8 को काटेंगे तो आपका 4 आएगा, प्लस लगाएंगे और 6 दूना कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 4 कितना होता है, तो हमारा 16 होता है। देखिए 16 यहाँ पर आया हुआ है। उसी अनुसार देखेंगे, इसको हम जो है थर्ड वाले को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डिवाइड करेंगे 2 से, बीच में प्लस लगाएंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, 5 दे रखा है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा, 5 दूना 10, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क और बटे का 2 प्लस 5 दूना 10। अब इसको जो हम इधर जाके मल्टीप्लाई करा देंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 1 मिनट, तो हमें 20 प्राप्त हो गया। अब जैसे हमने यहाँ पर क्या किया है, जैसे हमने यहाँ पर 16 हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 16 हमें दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, 16 दे रखा है ना, 16 गुणे 2 करेंगे ब्रैकेट में, और उसके बाद 16 दूना हमारा कितना हो जाएगा, 32 आएगा। 32 आ गया था। अब देखिए फिर हमारा कितना आया था, 20 आया था, बस हमें इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो 32 में से 20 जाएगा, जैसे हमारा 12 आ जाएगा, और 12 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है। अगर ये प्रश्न नहीं समझ आए तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, या तो स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है इसे सॉल्व कीजिए, तो हमारे यहाँ पर 12 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा 40 नंबर, दिए गए कथन को पढ़ें और बताएं कि विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष कथन को तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। तो कह रहा सभी सेब संतरे हैं और सभी संतरे केले हैं। तो क्या है, यहाँ पर बात करेंगे कि सभी सेब क्या है, तो सभी जो सेब हैं, तो सभी सेब क्या है, तो सभी सेब जो है वह संतरे हैं, सभी सेब संतरे हैं।
और सभी संतरे क्या हैं, तो सभी संतरे जो हैं वह केले हैं। सभी संतरे क्या हैं, तो केले हैं। अब चलिए निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। कह रहा कि कुछ सेब संतरे नहीं हैं, तो कुछ सेब संतरे नहीं हैं, तो ये तो हमारा गलत हो जाता है। फिर कह रहा है कुछ संतरे केले नहीं है, तो देखिए नेगेटिव दे रखा है, तो नेगेटिव हम पहली बार काट देंगे। और सभी सेब केले हैं, तो देखिए सेब कहाँ है, तो केले के अंदर ही आ रहा है, तो विकल्प हमारे यहाँ पर सी विकल्प राइट होता है। और सभी केले संतरे हैं, तो केले बाहर हैं और सेब आपके संतरे अंदर हैं, तो ये आपका जो है नहीं होगा। तो विकल्प हमारा सी यहाँ पर जो है सभी सेब क्या हो जाते हैं, यहाँ पर केले हो जाते हैं। बेन आरेख जो है हमारा सही हो जाता है कि सभी सेब यहाँ पर जो है वह केले हैं। सेब कहाँ है, तो केले के अंदर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और चित्र में कितने यहाँ पर त्रिकोण है यानी त्रिभुज है यहाँ पर। तो देखिए 3 तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा, फिर 3 आपका यहाँ से प्राप्त होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह से अगर रहता है तो यहाँ पर अगर हम बना देते हैं तो 3 आपके यहाँ से निकलता है, तो 3 आपके यहाँ से निकल जाएगा और 3 आपका यहाँ से निकल जाएगा। 3 3 6 और तो 12 हमारे यहाँ से निकल गए। कितने, 12 तो यहाँ से निकल गए। फिर देखिए यहाँ पर फिर आपका 12 यहाँ से निकल गए, फिर 3 अंदर से निकलेगा। कहाँ से 3 फिर अंदर से निकलेगा, 12 3 15 हो गया। फिर 3 यहाँ से अंदर से निकलेगा, 15 3 18 हो गया। अब यहाँ से हमें 18 आकृति प्राप्त हो गई। अब 18 के बाद देखिए फिर हमें कौन कौन सी आकृति या डायग्राम प्राप्त होगा। फिर आपका 2 और निकलेगा, 2 और निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, तो इनको अगर हम मिलाते हैं किसको, तो इन सभी को अगर हम मिलाते हैं यहाँ से, 1 मिनट, तो 18 आकृति तो हमें प्राप्त हो गई। अब 18 की बात करेंगे तो देखिए 2 आकृति और मिलेगी। और जैसे हमने इसको इधर से जोड़ा है, तो अगर हम इसको इधर से जोड़ते हैं तो एक तो आपको ये निकल जाएगी और एक आपकी ये निकल जाएगी, यानी टोटल इसमें आपको जो है 20 आपका त्रिकोण इसमें आपको मिलेंगे। आगे देखिए 5 विद्यार्थी हैं आपका MNOP और Q एक पंक्ति में खड़े हैं। कहाँ पर, एक पंक्ति में खड़े हैं। तो विद्यार्थी हैं एक पंक्ति में खड़े हैं, कौन है, देखिए 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और 5। 1 मिनट हम लाइन बनाते हैं और लाइन के बाद जो है हम इनको पाँचों को बैठाते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 लोग हैं बैठे हैं। कह रहा है कि ओ जो है पी के बाईं ओर तीसरा है। अगर ओ को जो है पी के बाईं ओर तीसरा है, तो अगर हम पी को यहाँ बैठा देते हैं और ओ को कहाँ बैठा दें, पी के बाईं ओर तीसरा है, तो ठीक है यहाँ पर बैठ गया। कह रहा कि एम के निकटतम दाईं ओर है, तो एम के निकटतम दाईं ओर है, तो एम को हम यहाँ बैठा देते हैं क्योंकि ये निकटतम दाईं ओर हो जाएगा। फिर कह रहा है क्यों दाईं ओर से दूसरा है, क्यों अगर दाईं ओर से दूसरा है तो यहाँ पर दाईं ओर से क्यों दूसरा हो जाएगा। फिर कह रहा है कि आपका एक और बचा, एक और कौन बचा, तो आपका जो बचा हुआ है एन बचा, हम एन को यहाँ पर बैठा देते हैं। तो कह रहा है पी के पंक्ति के छोर पर है, पी पंक्ति के छोर पर है। कह रहा तब बीच में कौन खड़ा है, तो बीच में भाई साहब एन खड़े हैं। कौन, तो बीच में आपके एन खड़े हैं, तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ है। तो बीच में एन खड़े हैं, तो देखते हैं ऑप्शन। तो यहाँ पर देखिए एन भाई साहब बी ऑप्शन में है, तो बी को हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कह रहा है कि कथन और निष्कर्ष दे रखा है। कह रहा है सभी पालतू प्राणी पक्षी हैं, क्या है, तो सभी पालतू प्राणी यहाँ पर क्या है, तो पक्षी हैं। तो सभी पालतू क्या हो जाएंगे, पालतू प्राणी क्या हो जाएंगे, पालतू प्राणी हो जाएंगे। सभी पालतू प्राणी क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे पक्षी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सभी पालतू प्राणी क्या हो जाएंगे, यह जो हो जाएंगे वह पक्षी हो जाएंगे। और कुछ पक्षी मछलियाँ हो जाएंगी, कुछ पक्षी क्या हो जाएंगी यहाँ पर, कुछ पक्षी जो हो जाएंगी वह मछलियाँ हो जाएंगी, यानी फिश हो जाएंगी, तो मछलियाँ हो जाएंगी। फिर कह रहा है निष्कर्ष, देखिए क्या कह रहा है, कुछ मछलियाँ पालतू प्राणी हैं। तो देखिए पालतू प्राणी का मछलियों से तो यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। फिर अगर सभी पक्षी मछलियाँ हैं, तो सभी पक्षी मछलियाँ नहीं हैं। अगर कुछ कहता तो आपका राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ है ना, लेकिन यहाँ पर सभी कह रहे थे आपका, ये इसका मतलब ये दोनों जो है गलत हो जाएंगे। तो सी विकल्प लगा देंगे। कोई भी निष्कर्ष यहाँ पर जो है हमारा अनुसरण नहीं करता है। बढ़ेंगे 44 नंबर यानी 44 की ओर। और 44 नंबर कह रहा है एक भाई अपनी बहन से छः साल बड़ा है। क्या कह रहा है, ये मान लेंगे, कह रहा है कि एक भाई अपने बहन से 6 साल बड़ा है
और 7 साल पहले उनके उम्र का जो गुणनफल था वह 72 साल था उम्र की। अब कह रहा कि अब भाई का उम्र क्या होगा। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों, क्या कह रहा है कि एक भाई, देखिए इसको मैं इसको आपको जो है होमवर्क दे देता हूँ, आप जो है कमेंट में बताइएगा कि जो है कि कह रहा भाई का उम्र क्या होगा। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा कि आप कितने जो है एक्टिव हैं अपने एग्ज़ाम के प्रति। तो चलिए यहाँ पर जो है आप इसको जो है होमवर्क ले लीजिए और यहाँ बढ़ते हैं हम, जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट 44 नंबर का। और यहाँ पर बात करेंगे 45 नंबर में ए और बी की औसत आयु यहाँ पर क्या है। ए और बी की जो औसत आयु है टोटल 18 वर्ष है। तो ए और बी की औसत आयु यहाँ पर 18 वर्ष है। क्या करेंगे, ए और बी की औसत आयु क्या है, 18 वर्ष है। 18 गुणे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल इनकी आयु, 36 वर्ष हो जाएगी। कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद उनमें शामिल होता है। सी जो है 3 साल बाद उनमें शामिल होता है। क्या कह रहा है यहाँ पर, ए और बी की जो आयु है वह 18 वर्ष है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आएगा, 18 दूना 36 हो जाएगा। कह रहा है कि 3 साल बाद इसमें सी शामिल हो जाता है। कौन शामिल हो जाता है, 3 साल बाद इसमें सी जो है शामिल हो जाएगा, यानी 3 साल के बाद शामिल होगा, यानी वह 6 वर्ष के बाद आएगा। तो 6 हम इसमें ऐड कर देंगे, टोटल ये कितना हो जाएगा आपका, 42 साल हो जाएगा। कितना, 42 साल हो जाएगा। फिर कह रहा है ए बी और सी की आयु का औसत 22 वर्ष है। फिर कह रहा है यहाँ पर ए बी और सी की औसत आयु क्या है, यहाँ पर 22 वर्ष है। क्या कह रहा है, 22 वर्ष है। फिर 22 वर्ष हो गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे साथियों, यहाँ पर 22 वर्ष है तो तीनों को यहाँ पर 22 से हम जो है 3 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 22 यहाँ कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। और 66 से हम क्या करेंगे, 66 को हम जो है यहाँ पर 42 माइनस कर देंगे। तो 66 से जैसे ही हम 42 माइनस करेंगे तो टोटल 24 वर्ष आ जाएगा। 24 वर्ष देखिए ऑप्शन नंबर सी विकल्प में दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष दे रखा है, तो 18 वर्ष ए और बी की औसत आयु हो गई। तो यहाँ पर दोनों की अगर 2 लोग हैं तो इन दोनों को हमने गुणा करा दिया तो हमें जो है 36 साल मिल गया। कितना, 36 साल मिल गया। फिर कह रहा है 3 साल बाद सी इसमें शामिल होता है। तो 3 साल बाद अगर सी इसमें शामिल होता है, यानी तो 3 दूना 6 वर्ष हो जाएगा वह। कितना, तो 3 दूना 6 वर्ष हो जाएगा। तो 36 को हमने जो है 6 से यहाँ पर ऐड कर दिया तो 42 वर्ष आपका हो गया। फिर कह रहा है इसमें से ए बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष हो जाता है। कितना, ए बी और सी की जो है यहाँ पर औसत में 22 वर्ष हो जाता है। तो हमने सीधे तीनों को जो है 1 2 3 लोग हैं तो हमने 22 को 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, आपका 66 आ गया। फिर हमने 66 को जो है यहाँ पर 42 से माइनस कर दिया तो जो टोटल इनकी जो वर्षत आयु आ गई वह 24 वर्ष आ गई। अब बढ़ेंगे हम जीके की ओर और यहाँ पर कह रहा कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। यहाँ पर हो जाएगा आपका ताम्रलिप्ति। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल के आपका मिदानापुर जिले में स्थित है। कहाँ पर, वेस्ट बंगाल के मदीनापुर जिले में यह आपका स्थित है। और इसमें आपका बात करेंगे कि गुप्त काल में जावा, सुमात्रा आदि दक्षिणी पूर्वी देशों और सिंघल के लिए व्यवहारिक जहाज यहाँ से आते जाते थे। खिज्र खान ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था। यहाँ पर बात करेंगे साथियों सैयद वंश की। किसकी, सैयद वंश की दिल्ली सल्तनत का चतुर्थ वंश था। इसका कार्यकाल की बात करेंगे तो 1414 तक, 1414 से आपका 1451 तक इसका शासन कर रहा। और खिज्र खान सैयद वंश का संस्थापक था। और कह रहा राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानुआ यानी खानवा का जो है लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी। तो ये लड़ी गई थी आपका कहाँ पर, तो 16 मई। कब, तो 16 मई 1527 में। कब, तो 16 मई 1527 में आगरा के पास खानवा नामक युद्ध में बाबर और राणा सांगा के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें बाबर क्या हुआ था, तो बाबर इसमें जो है विजयी हो गया था। और कह रहा अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो अफगानिस्तान के साथ भारतीय सीमा की यहाँ पर लंबाई पूछी जा रही है। तो यहाँ पर बात करेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका टोटल 106 किलोमीटर। कितना, 106 किलोमीटर। और 1886 में, कब, तो 1886 में सर डूरंट ने, कौन थे, तो सर एक डूरंट थे जो कि अंग्रेज थे। सर डूरंट ने भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा, कौन, तो डूरंट रेखा स्थापित की थी।
आगे बढ़ेंगे और 50 नंबर है, कह रहा कि आपका हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कौन है? तो हुंडरू जलप्रपात की बात करेंगे साथियों, तो ऑप्शन नंबर स्वर्ण रेखा पर। कहाँ पर? और ये आपका है कहाँ पर? ये आपका देखिए हुंडरू जलप्रपात आपका कितना है, तो आपका 98 मीटर। कितना? 98 मीटर ये आपका ऊंचा है। और यह कहाँ पर है? तो झारखंड राज्य में। कहाँ पर? झारखंड राज्य में। और कहाँ पर झारखंड राज्य में? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। और 51 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी है? तो यहाँ पर नर्मदा है, सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। 51 नंबर है, और देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर नर्मदा हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? तो नर्मदा नदी भारत की एक प्रायद्वीपीय नदी है। तो प्रायद्वीपीय किसे कहते हैं? तो आप लोगों ने प्रायद्वीपीय बहुत नाम सुना होगा। तो प्रायद्वीपीय क्या होता है? जो तीनों तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय कहते हैं। तो प्रायद्वीपीय नदी क्या होती है? तो देखिए नर्मदा नदी जो है प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से प्रवाहित होकर खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। आगे बढ़ेंगे और कह रहा मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस पर भार को सहन कर सकती है उस भार को आप क्या कहते हैं? तो कह रहा मृदा जलधारिता, स्थूल घनत्व, प्रतिरोधक क्षमता और धारिता क्षमता। तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी, आपका धारिता क्षमता। क्या कहेंगे? मिट्टी की संरचना को गंभीर नुकसान होने से पहले मिट्टी जिस भार को सहन कर सकती है उसे मिट्टी की वहन क्षमता कहते हैं। और साल के प्रत्येक मौसम में मिट्टी को वहन क्षमता जो है बदलती रहती है। कह रहा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंध रखता है? तो अनुच्छेद जो 32 है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। क्या है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के आधार से संबंधित है। और इस भारतीय संविधान के भाग 3 में, किसमें? तो बात करेंगे भाग 3 में यह आपका वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कह रहा है यह भारतीय संविधान का भाग नहीं है, ये तो गलत कह रहा है। यह 1972 में संविधान में एक संविधान संशोधन द्वारा बाद में सम्मिलित किया गया, तो यह भी नहीं सत्य होगा। इसे संसद द्वारा जो है संशोधित नहीं किया जा सकता, तो यह भी गलत कह रहा है। और यह प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को इंगित करता है। विकल्प डी हमारे यहाँ पर राइट होता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वह संविधान द्वारा प्राप्त की जाने वाला उद्देश्य को इंगित करती है। इस संदर्भ में NN पालिकवाला कौन थे? तो NN जो थे पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के अनुसार प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है। आगे बात करेंगे 50-50 की। कह रहा निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री यहाँ पर रहे? तो डेट्स यहाँ पर पूछी जा रही है। और डेट्स की बात करेंगे 55 नंबर में, तो आपका 1967 से 1969 तक है। देखिए भारतीय संविधान में उप मुख्यमंत्री पद का कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद समय समय पर इस पद की व्यवस्था की जाती रही है। और इस पद को अब तक 7 बार सृजन किया गया है। टोटल 7 बार इसे सृजन किया गया है। पहली बार इस पद का सृजन लोकसभा के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने और उन्हें सुशोभित किया गया। और दूसरी बार इस पद का सृजन इंदिरा गांधी का किया गया। और उसके बाद मोरारजी देसाई को दायित्व सौंपा गया। अब वर्ष 1977 में जो है मोरारजी देसाई को जो है सौंपा गया, चौथी बार है। और इनके बाद जो है दो उप प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम को जो है बनाया गया। तो यहाँ पर 1967 से 1969 तक यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर PIL का पूर्ण रूप क्या है? तो PIL का पूर्ण रूप होता है पब्लिक इंटरेस्ट, आपका क्या हो जाएगा? लिटिगेशन। क्या हो जाएगा? पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट होता है। अब ये होता क्या है? तो यह लोकहितवाद के अंतर्गत जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शोषण, पर्यावरण, बाल श्रम, स्त्रियों का शोषण आदि विषय पर इसमें शामिल है, जिस पर न्यायालय को किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा मात्र सूचना प्राप्त होने पर न्यायालय स्वयं इसकी जांच करेगी। कह रहा किसी आयोग और समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन कब किया गया था? तो 57 नंबर है। और बात यहाँ पर करेंगे कि हरियाणा राज्य का जो गठन हुआ था 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर आपका 1966 में। हरियाणा का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर हरि आए थे उसी को हम हरियाणा कहते हैं। तो बात करेंगे 1 नवंबर 1966 को सरदार कौन थे? सरदार हुकुम सिंह। कौन थे?
सरदार हुकुम सिंह के सिफारिश पर यह किया गया था। इस समिति का घोषणा जो हुई थी वह 23 सितंबर कब, तो इस समिति का जो घोषणा हुई थी 23 सितंबर 1965 को जो है की गई थी। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों आपका सरदार हुकुम सिंह संसदीय समिति। और 58 नंबर है, भारत सरकार के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश को अपनाया नहीं गया था। तो यहाँ पर सत्यमेव विजयते है, सांड है, घोड़ा है और 4 शेर है। तो यहाँ पर बात करेंगे सत्यमेव विजयते। भारत का राज्य चिन्ह मौर्य वंश के शासक अशोक के सारनाथ स्तंभ से यह अनुकृत किया गया है। भारत सरकार ने इसे कब, तो भारत सरकार ने इसे 26 जनवरी कब, तो 26 जनवरी 1950 को जो है अपनाया था, जिसमें 4 शेर एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हैं और जिसमें चौथा जो है दिखाई नहीं देता है। और पट्टी की उभरी हुई नक्काशों में यह चक्र है, जिसके दाईं ओर सांड और बाईं ओर एक घोड़ा है और चिन्ह के सत्यमेव विजयते अंकित है। और ये आपका कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। कहाँ से, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। देखिए यह भी पूछा गया है बहुत सारे क्वेश्चन में, तो मुंडक उपनिषद कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव विजयते। सत्यमेव विजयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडक उपनिषद से। यह मोस्ट इंपोर्टेंट आपका फैक्ट है। आगे बढ़ेंगे और आपका देखिए 59 की ओर बढ़ेंगे। 59 प्रश्न क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि मांग वक्र किसके अधीन जो है अनियत होता है। तो शुद्धि प्रतिस्पर्धा है, एकाधिकार है, द्वि अधिकार है, अल्प अधिकार है। तो यहाँ पर 59 में जो हमारा हो जाता है वह अल्प अधिकार हो जाता है कि अल्प अधिकार बाजार के अधीन मांग वक्र अनियत रहता होता है, क्योंकि अल्प अधिकार में यह निश्चित होता है कि फर्म द्वारा कीमत परिवर्तन का निश्चित परिणाम और प्रतिद्वंदियों को क्या प्रभाव पड़ेगा। मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है, तो मौद्रिक नीति का यहाँ पर मुख्य आपका उद्देश्य क्या होता है, कर राजस्व में वृद्धि, ये तो नहीं होगा। जन वितरण प्रणाली में सुधार, तो ये भी नहीं होगा। और सी कह रहा है कि मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना, तो ये विकल्प हमारा सी यहाँ पर राइट हो जाता है। आगे है कि अप्रैल 2023 में नाटो का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है। यूक्रेन है, दक्षिण कोरिया है, फिनलैंड है, उत्तर कोरिया है। तो 61 में बात करेंगे आपका फिनलैंड कौन था। अप्रैल 2023 में नाटो के टोटल 31 देशों, कौन सा 31 सदस्यों में से देश जो फिनलैंड बना है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी देशों साथ आपका 1949 में कब, 1949 की जो है उत्तरी अटलांटिक संधि स्थापित की गई है। कह रहा जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिसे वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से जो है यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो यह कौन हो जाएगी, हो जाएगी आलिया मीर हो जाएगी। कौन हो जाएगी, आलिया मीर यहाँ पर हो जाएगी कि जो है जम्मू कश्मीर की पहली महिला जिन्हें वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है वह आलिया मीर हैं। उनको यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के प्रति योगदान के प्रति प्रदान किया गया था। बात करेंगे हाल ही में कौन सा राज्य मनरेगा मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य बना है। तो यहाँ पर 63 में बात करेंगे आपका देखिए उत्तर प्रदेश नहीं है, आपका राजस्थान है। कौन है, तो राजस्थान ने अपने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में सर्वाधिक वृद्धि की है और राजस्थान में अब संशोधन वेतन 255 रुपया, कितना आपका 255 रुपया आपका जो है प्रतिदिन है। तो ये आपका आंकड़ा जो है बात करेंगे, ये आंकड़ा 2023 और 24 का है। अभी तो आपका फिलहाल हो सकता है आंकड़ा बढ़ गया हो, तो इसे आप देख लीजिएगा। और कह रहा है 64 नंबर में हाल ही में अमेरिका के मिशन मैगलन ने किस ग्रह पर ज्वालामुखी घटना होने की आशंका व्यक्त की है। तो 64 नंबर है और 64 नंबर में बात करेंगे ये हमारा जो हो जाएगा मंगल तो नहीं होगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह के संबंध में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से वर्ष 1990 में कब, 1990 में यह अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मैगलन मिशन लॉन्च किया था। कह रहा कि हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर विश्व में किस प्रकार का सबसे प्रदूषित शहर है। तो वह हाल ही में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली जो है, दिल्ली की बात की जा रही है, वह किस क्रम का सबसे दूषित शहर है यहाँ पर। तो बात करेंगे 65 में, तो आपका चौथे क्रम में, कौन सा चौथा इसका क्रम है विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2022 के अनुसार। कब, तो आपका 2022 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में दिल्ली चौथे स्थान पर है। पाकिस्तान लाहौर का सबसे प्रदूषित नगर है। चीन का होतान शहर जो है दूसरे स्थान पर है
और भारत का जो भिवाड़ी शहर है वो तीसरे स्थान पर है और राजधानी जो है चौथे स्थान पर है। अब बढ़ेंगे हम कंप्यूटर देखेंगे, उसके बाद हम जो है यूपीजी के सॉल्व करेंगे। कह रहा कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे 66 में, तो ये आपका हो जाएगा किसका, तो एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच ये आपका भिन्न होता है। क्या होता है, कौन सा है, तो भिन्न होता है। प्रोग्रामिंग में कंप्यूटर का प्राकृतिक डेटा का साइज सीपीयू के आधार पर एक शब्द का एक कंप्यूटर दूसरे से भिन्न होता है। 16 बिट से सीपीयू जो है वह कंप्यूटर के लिए एक शब्द में 16 बिट्स होते हैं। और कह रहा 67 में यहाँ पर कि माइक्रो प्रोसेसर की गति को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर की गति को किस रूप में यहाँ पर जाना जाता है, तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे घड़ी की दिशा, मेगा स्पीड गति या चक्रवती। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका घड़ी की गति, क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइक्रो प्रोसेसर जिस गति में निर्देश को निष्पादित करता है उसे घड़ी की गति यानी क्लॉक स्पीड कहा जाता है। क्लॉक स्पीड मेगा हार्ट्स या गीगा हार्ट्स में मापा जाता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कह रहा है कंप्यूटिंग डैश डैश पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डैश डैश और डैश डैश पर ध्यान केंद्रित करता है। तो 68 नंबर है और यह बात करेंगे 68 नंबर में, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ज्ञान, डेटा और सूचना। सबसे पहले हम ज्ञान यहाँ पर जो है भरेंगे, फिर आपका डेटा, उसके बाद जो है सूचना यानी इंफॉर्मेशन, यानी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी एआई क्या होता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। एआई कंप्यूटिंग ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करता है और पारंपरिक कंप्यूटिंग डेटा और सूचना पर ध्यान केंद्रित करता है। आगे बढ़ेंगे और कह रहा है यहाँ पर कि एनएलपी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। एनएलपी क्या है, एनएलपी का मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या होता है, एनएलपी का मतलब क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यह क्या होता है, यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा होता है। इस तकनीकी का उपयोग मशीनों द्वारा मानव की भाषा को समझने और विश्लेषण करने और हेर फेर करने और व्याख्या करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा करेक्ट हो जाएगा, एनएलपी आपका प्रत्याशित है। बात करेंगे 70 नंबर की और कह रहा है कि अत्यंत बड़े डेटा सेट जो विश्लेषण किए जाने पर उपयोगी जानकारी प्रकट करते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं। तो क्या पैटर्न कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, विशाल डेटा यानी बिग डाटा यहाँ पर कहते हैं। तो बात करेंगे अत्यधिक बड़े डेटा जिसे डेटा सेट पैटर्न, प्रवृत्तियाँ और संघों की प्रकट करने के लिए कंप्यूटराइज रूप से विश्लेषण किया जाता है। और कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लैंग्वेज अर्थमेटिक लैंग्वेज के प्रवर्तक हैं। तो 71 है, तो ये आपके हो जाएंगे क्लाउड में सैनन। कौन हो जाएंगे, क्लाउड सैनन हो जाएंगे। क्लाउड सैनन को इलेक्ट्रॉनिक संचार युग का संस्थापक माना जाता है और उन्हें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक का प्रवर्तक कहा जाता है। बात करेंगे 72 की ओर बढ़ेंगे और कह रहा कि एमएसडी का अर्थ यहाँ पर क्या होता है, एसएसडी है, सॉरी, एसएसडी का यहाँ पर पूर्ण रूप क्या होता है, तो एसएसडी का आपका होता है, एसएसडी का अर्थ क्या पूरा होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। और यह क्या होता है, तो यह एक आपका सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस होता है जो डेटा को लगातार स्टोर करने के लिए इंटीग्रेटेड सर्किट असेंबली का प्रयोग करता है। यह आमतौर पर फ्लैश मेमोरी का उपयोग करता है और कंप्यूटर स्टोरेज में सेकेंडरी स्टोरेज के रूप में कार्य करता है। आगे है आपका यहाँ कह रहा कि MOEMS का पूर्ण रूप यहाँ पर क्या होगा, MOEMS का पूर्ण रूप क्या होगा, 73 नंबर यहाँ पर है। यहाँ पर MOES का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा कि माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम। ये क्या होता है, तो इसके माध्यम से सूक्ष्म आकार के सिग्नलों को तेज़ी के साथ डेटा से जोड़ने का जो है कार्य किया जाता है। और 74 नंबर है, निम्नलिखित में से MS वर्ड 2016 में एक मान्य मेनू आइटम नहीं है।
तो व्यू है, मॉलिंग्स है, होम है या डेटा है। तो यहाँ पर बात करेंगे उपयुक्त विकल्पों में आपका देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका डेटा, आपका व्यू मेलिंग और होम एक आपका मान मेनू है, जबकि डेटा क्या है आपका मेन मेनू नहीं है। कह रहा है 75 नंबर में कि पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को हम क्या कहते हैं। कह रहा है ऑटो फिल, इंटीलेट फिल, फिलर या फिलअप। तो यहाँ पर 75 में आपका ऑटो फिल हम यहाँ पर लगाएंगे। ऑटो फिल देखिए पूर्व निर्धारित मानों के साथ स्वचालित रूप से फॉर्म आदि भरने वाली सुविधा को ऑटो फिल कहा जाता है। इसमें वेब ब्राउज़र उस जानकारी के अनुसार आपका स्वयं चलकर फील्ड भरता है और उपयोगकर्ता जो होता है वह पहले से उसे उपयोग करता है। और निम्नलिखित में से कौन फॉन्ट से सिंसेरिक है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक फॉन्ट सनसेरिक है। यहाँ पर तो सभी कह रहा है कि एरियल है, कुरियर है या टाइम्स है। यहाँ पर बात करेंगे आपका देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है एरियल। क्या होता है सनसेरिक फॉन्ट में आपका हेवेल्टिका, अवंत-गार्ड, एरियल और जिनेवा शामिल है। सनसेरिक फॉन्ट पढ़ने में कठिन होता है। क्या होता है तो आपका जो है सनसेरिक फॉन्ट जो होता है वह पढ़ने में बहुत ज़्यादा आपका कठिन होता है। बात करेंगे 76 में और कह रहा है निम्नलिखित वर्ष 2016 में निम्नलिखित में किस विकल्प द्वारा विंडो को 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो MS एक्सेल 2016 में विंडो को टोटल 2 भागों में कितना टोटल आपके 2 भागों में यह बांटने का काम होता है। व्यू टैब और क्लिक कर विंडो ग्रुप में जाकर स्प्लाइट बटन और स्प्लाइट बटन क्लिक करते ही जिस विंडो में 2 भाग खुलते हैं इसके लिए आपका एक व्यू के बाद विंडो और विंडो के बाद आपका स्प्लाइट क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर शायद किस में है। यहाँ पर देखिए व्यू विंडो के बाद आपका स्प्लाइट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाता है। कह रहा है कि ईमेल भेजते समय BCC क्या दर्शाता है। BCC का अर्थ क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या दर्शाता है यहाँ पर 78 नंबर में। तो यह दर्शाता है आपका कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो यह यदि देखिए यदि सेंडर एक साथ कई लोगों को मेल सेंड करता है और वह उन लोगों से यह छिपाना चाहता है कि मेल और किसका पास भेजा गया है तो सेंडर ईमेल के इस फीचर का उपयोग कर सकता है। और कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। 79 नंबर है और यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर राइट होता है। कि देखिए बात करेंगे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीधे जो होता है वह कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं करता। यह एक ऑपरेटर है जो समान आवश्यकता वाले समान कार्य लेता है और उन्हें बैचों में समूहित करता है। कह रहा 80 नंबर कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है सत्य है। तो यहाँ पर बात करेंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी की कि यह क्या है तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित कर पुनः प्राप्त करने और जो है संरक्षित करता है। अब हम यूपी जीके की ओर बढ़ेंगे और उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी और कह रहा कानपुर में स्थित कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी पर रखा गया है। तो ये आपका देखिए चंद्रशेखर आज़ाद दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा कि कानपुर में स्थित कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का नामांकन प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है और वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है। और इसकी स्थापना आपसे पूछी जाए तो 1975 में इसका जो है स्थापना की गई थी। कह रहा कि जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में प्रथम 5 सबसे बड़े नगर कौन से हैं। तो सबसे पहले किसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तो सबसे पहले आपका कानपुर के बाद लखनऊ और लखनऊ के बाद वाराणसी के बाद आगरा के बाद मेरठ। तो यह आपका आंकड़ा जो है आपका 2011 का डाटा के अनुसार है और ये डाटा जो है आपका ऑप्शन नंबर सी कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, आगरा और उसके बाद मेरठ। बात करेंगे 83 नंबर की और कह रहा उत्तर प्रदेश में डैश डैश के प्रचार हेतु
कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी? तो यहाँ पर बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना की, तो लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 25 अक्टूबर कब? तो 25 अक्टूबर आपका 2019 में कब? तो 25 अक्टूबर 2019 को कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं को सशक्त बनाना और इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उसे कितना? 15,000 कितना? 15,000 जो है रुपए दिए जाएंगे और हर परिवार में अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ पर 84 में पूछा जा रहा है संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर पहला विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना क्या हो जाएगा? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य जो है विकलांगों को कल्याण वृद्धि करना। और यह योजना आपकी कब आई थी? तो 15 अगस्त कब? तो 15 अगस्त 1996 में कब? 1996 में यह प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को समूहों में एकत्रित करके आर्थिक गतिविधि संपन्न करने हेतु 15,000 रुपये कितना? 15,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का प्रावधान दिया गया था। कह रहा है कि यहाँ पर PSC विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो PSC देखिए PSC विद्रोह आपका कब हुआ था? तो आपका 1973 में कब? 1973 में हुआ था। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी थे और ये आपका 4 अप्रैल कब? तो 4 अप्रैल 1971 से और 19 जून 2073 तक थे कब? तो 71 से जून 1973 तक इनका शासनकाल था। कौन थे? तो मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी। आगे देखिए कह रहा कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्था आपका कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर पहला ये आपका आगरा में। कहाँ पर? तो कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्था आगरा में स्थित है। इसकी स्थापना की अगर आपसे डेट्स पूछी जाए, इसकी स्थापना की डेट्स पूछी जाए तो 14 सितंबर कब? 14 सितंबर 1993 में तत्कालीन गवर्नर कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी द्वारा की गई थी। यह परिसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है और यह हिंदी और अधिकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 87 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है? तो देखिए चेरा पाया जाता है और गौड़ पाया जाता है, खरवरवा पाया जाता है, लेकिन सहरिया आपका नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? तो ये देखिए आपका सहरिया जनजाति नहीं पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ? ललितपुर जिले में। कहाँ पर साथियों? ललितपुर जिले में आपका यह जनजाति पाई जाती है। और वाराणसी जिले में पाई जाती है जैसे चेरी, गौड़, खरवार, धूरी, ओझा, नायक, ये पथारी ये सब पाई जाती है। कह रहा कि अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या वाराणसी से? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए गोरखपुर से। कहाँ से? कल्याण धार्मिक पत्रिका का प्रकाशन गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा किया जाता है। यह प्रसिद्ध चिंतक और धर्मवेत्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार से पत्रिका के संपादक इसके रहे हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इधर आपका ऐतिहासिक मेले दे रखे हैं उत्तर प्रदेश के और उसके ऐतिहासिक स्थान दे रखे हैं। तो जल विहार का मेला बुंदेलखंड दे रखा है, तो यह तो आपका सही हो जाएगा। और बटेश्वर का मेला पश्चिमांचल दे रखा है, तो ये भी सही हो जाएगा। और कह रहा कि बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल दे रखा है, तो आपका गलत हो जाएगा। यह कहाँ पर होता है? तो फरीदाबाद में। कहाँ पर? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद कहाँ पर है? तो हरियाणा में। कहाँ पर? तो हरियाणा में। हमसे ये कह रहा था कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। और शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर, तो ये भी सही हो जाएगा। तो लेकिन हमसे ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर जो है सुमेलित नहीं है। कह रहा कि कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह गौतम बुद्ध का क्या है? तो कह रहे यहाँ पैदा हुए थे, यहाँ पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, ना ज्ञान प्राप्त हुआ ना अपना पहला उपदेश दिए थे, यहाँ यह मर गए थे। तो बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है? इन्होंने यहाँ पर शरीर का त्याग किया था। क्या किया था? तो कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर महापरिनिर्वाण यानी यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। क्या पर? यहाँ पर भगवान बुद्ध ने यहाँ पर मोक्ष प्राप्त किया था। और कुशीनगर प्राचीन काल में कुशीनगर बुद्ध की मृत्यु की बात करें 483 ईसा पूर्व जो है इनकी मृत्यु थी और उस टाइम इनकी जो एज थी वह 80 वर्ष के भगवान बुद्ध थे। और यहाँ पर जो है बुद्ध के टोटल 8 स्तूप हैं। कितने? भगवान बुद्ध के यहाँ पर टोटल 8 स्तूप हैं। एक स्तूप यहाँ पर बना है जिसे
राजभर स्तूप कहा जाता है। यह बुद्ध की यहाँ पर अस्थियाँ रखी गई हैं। बुद्ध के टोटल 8 स्तूप है और एक स्तूप आपका जो है कुशीनगर में है और वहाँ पर इसे राजभर स्तूप कहा जाता है, रामभर स्तूप कहा जाता है। और यहाँ कह रहा है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? तो आपका बर्नियर ने। किसने? देखिए, बर्नियर ने काशी को भारत का एथेंस कहा था। बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक और यात्री था जिसने मुगल राजकुमार दारा शिकोह के लिए एक चिकित्सा के रूप में जो है यहाँ पर काम किया था। बात करेंगे 92 नंबर की। अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो कथन हम देखते हैं, ऊपर आपका दे रखा होगा कथन। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला कह रहा है लैंड कराने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस ने की थी। और सेकंड कह रहा है कि कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर राइट होता है साथियों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर कब 20 अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस हवाई अड्डे पर लैंड कराने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइंस थी। और उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। टोटल कितने हैं आपके? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिनमें से सबसे पहले लखनऊ है, लखनऊ के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद कुशीनगर सेवा जो है प्रारंभ हो चुका है। किंतु अयोध्या में अभी है अयोध्या और जेवर नोएडा में आपका निर्माण अभी होना बाकी है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। तो ये आपका पाए जाते हैं कहाँ पर? तो सिंगरौली क्षेत्र में। कहाँ पर? देखिए, सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। कोयले के प्रामाणिक भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में यह 9वां स्थान है। कौन सा? उत्तर प्रदेश में यह 9वां स्थान है सिंगरौली। सिंगरौली कोयला क्षेत्र में सोन नदी घाटी का कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास का केंद्र नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, आगरा है, प्रयागराज है, खुर्जा और मेरठ है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपका प्रयागराज। कौन सा? देखिए, बात करेंगे कि प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों जो आपके दे रखे हैं जिसमें आपका निर्यात होता है वस्तुओं का आपका विवरण आपका है। जैसे आगरा सिल्क कारपोरेट के लिए, किसका? आगरा जो है आपका सिल्क कारपोरेट के लिए और हस्तशिल्प सामान के लिए, संगमरमर उत्पाद, बैग। और खुर्जा किसके लिए है? खुर्जा आपका बात करेंगे पॉटरी के लिए, सिरामिक टाइल्स के लिए। और मेरठ की बात करें, मेरठ किसके लिए है? तो टेक्सटाइल्स के लिए, खेल खिलौने के लिए और स्वर्ण आभूषण के लिए। उत्तर प्रदेश के अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों के अभिनव प्राकृतिक निराशजनक संभावनाएं क्या दर्शाती हैं? तो कृषि में, उद्योग में, व्यापार और वाणिज्य में या सेवाओं में? तो यहाँ पर बात करेंगे ऑप्शन नंबर डी सेवाओं में। किसमें? तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों को अभिनव प्राकृतियों सेवाओं में निराशजनक संभावनाएं जो है दर्शाती हैं। कह रहा कि UPSID से का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर बात करेंगे आपका 96 नंबर है। तो ये जो आपका मुख्यालय है कानपुर में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के राज्य औद्योगिक विकास निगम UPSIDC का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च कब? तो मार्च आपका 1961 में इसे स्थापित किया गया था। और यह सुविधा युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों और औद्योगिक क्षेत्रों का इसका जो है काम विकास करना है। बात करेंगे 97 नंबर में प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड का पार्क पुनः नामांकरण किया गया है। अगर भगत सिंह के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या मोतीलाल नेहरू के नाम पर? तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी कि प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का नामांकन शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर किया गया है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो आपकी हो जाएगी रिहंद परियोजना। कौन सी? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना रिहंद परियोजना है। और रिहंद बांध जो है और रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले के पिपरी गांव में स्थित है। और यह गुरुत्वाकर्षण बांध है। रिहंद बांध को गोविंद वल्लभ पंत के सागर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हैं। ये जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश हैं, पंजाब है और हरियाणा है। और भारत में आपका 1966 से 67 में देश में अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्मों के प्रयोग से कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व जो है वृद्धि हुई थी। यूपी की
प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तो अगर तिलहनी पूछी जाए तो राई, जिसे हम सरसों कहते हैं। तो यहाँ पर साथियों ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट होता है। तो आज के लिए साथियों इतना ही हम रखेंगे और आज का हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल लगे तो ज़रूर अपने भाई, अगर आपका कोई भाई यूपी ट्रिपल एस सी की तैयारी कर रहा है या कोई रिश्तेदार, तो आप उसे इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए साथियों इतना ही रखेंगे। तो आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपका 100 में क्या स्कोर रहा। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।